इसके दो पार्ट हम पहले देख चुके हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, न्यूसेंस को रोकने से संबंधित है, शांति भंग न हो इस प्रकार के प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। आज चैप्टर 10 का सी पार्ट हम देखने वाले हैं, जो कि एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत सेक्शन 144 जिसके बारे में हम लोग मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि धारा 144 लग गई, धारा 144 लग गई। जैसे अभी भी राजस्थान के कई शहरों में 144 लगी हुई है। तो वास्तव में क्या है 144 और ये किस प्रकार से पावर्स डेलीगेट करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, इसके अंतर्गत आज हम इस चैप्टर सी के अंतर्गत देखेंगे कि 144 क्या है। सामान्यतः यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब कर्फ्यू लगता है तब भी 144 का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 144 के 7 सब क्लॉजेज के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो इस प्रकार के न्यूसेंस को रोकने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ ही 145 में भी हम देखेंगे कि कब तक जारी रह सकता है या कोई इंजेक्शन वगैरह कब इस पर जो है वो लगाया जा सकता है, आदेश कब जारी किया जा सकता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले आज हम 144 की अगर बेयर लैंग्वेज देखें तो हम पाएंगे कि इसका टाइटल हमें ये कहता है कि न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। तो किसको है आदेश जारी करने की शक्ति? देखिए, सरकार का यह कर्तव्य है कि वो कहीं भी शांति भंग न हो इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखे, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। और इसके लिए सीआरपीसी राज्य सरकार को एम्पावर्ड करती है और राज्य सरकार अपने जो पावर्स है वो डेलीगेट करती है, प्रत्यायोजित करती है उन जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, कलेक्टर्स को, और कलेक्टर्स अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उपखंड अधिकारी को या कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो भी है जैसे तहसीलदार है, या किन्हीं विशेष प्रकार के व्यक्तियों को विशेष प्रकार की शक्ति डेलीगेट की गई है सीआरपीसी के अंतर्गत। ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के माध्यम से शांति भंग न हो और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे इस प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि करौली में दंगा भड़का। अभी कल जो है वो रामनवमी के अवसर पर जगह जगह जुलूस निकाले गए, गुजरात में दंगे भड़क गए, राजस्थान में जगह जगह पर इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि 144 का इस्तेमाल करके प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, इसलिए राजस्थान में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। सामान्यतः हम देखते हैं, जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा लोक न्यूसेंस से संबंधित, तो जब कहीं भी लोक न्यूसेंस होता है और पब्लिक जो है वो एग्रेसिव हो जाती है और लोक न्यूसेंस की जो क्वालिटी है वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ती हुई चली जाती है। लोग सहमत नहीं होते हैं प्रशासन की बातों से, पॉलिटिकल पार्टीज की बातों से, धार्मिक बातों से, तो फिर दंगा फसाद जैसी स्थिति होती है। और जब कहीं भी किसी भी शहर में, किसी भी तहसील में, किसी भी गांव में इस प्रकार की पब्लिक न्यूसेंस जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इस प्रकार के आदेश जारी करने की शक्ति होती है। किस मामले में? न्यूसेंस या आशंकित खतरे के मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। तो इसमें दो चीज है कि या तो ऑलरेडी न्यूसेंस हो रखा है या होने की संभावना है। तो जहां भी इस प्रकार की, अब देखिए हम प्रशासन जो वो इस चीज का इंतजार नहीं करेगा। जब इस प्रकार की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती है या मुखबिरों की रिपोर्ट्स आती है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का दंगा भड़क सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है, तो ऐसी स्थिति में समय से पूर्व भी प्रशासन इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब 144 लग जाएगी, अलग अलग प्रकार के आदेशिका इसमें जारी की जाएगी। 144 के बारे में हम लोगों ने कोविड काल के अंतर्गत बहुत अच्छे तरह से देखा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, यानी इतना स्ट्रिक्टली जो उसको फॉलो किया जाता था। पुलिस प्रशासन जब होम डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी होती थी तो उन गाइडलाइंस के अंतर्गत ही वो
कार्य करते थे। और आपने देखा कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो गए थे, क्योंकि वो न्यूसेंस को फैलने से रोकने, कोविड जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इस प्रकार 144 का भी उपयोग किया गया और दूसरी जो डिजीज एक्ट है और उनका भी इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी स्थिति में 144 लगाई जाती है। सामान्यतः हम इसे कर्फ्यू के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि अगर आप दंड प्रक्रिया संहिता में देखेंगे कि कर्फ्यू जब लगता है तो कौन से सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सीआरपीसी स्पेसिफिकली कहीं भी कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन लोक प्रशांति और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए विभिन्न धाराओं का जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसमें 144 प्रमुख धारा है और इसी के तहत प्रशासन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है। इसलिए 144 के अंतर्गत समस्त प्रकार के कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, जिनको राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त की गई है, 144 का इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से ये समझाया गया है कि कब कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होगा, कहाँ किस प्रकार का न्यूसेंस होगा, उसको किस प्रकार से रोका जा सकेगा, और जब जनता भड़क गई तो किस प्रकार से हम पुलिस जाब्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे या पैरामिलिट्री फोर्सेज का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति आर्म्स एंड एमुनेशन लेके बाहर निकल रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से रोका जाएगा, इसके लिए 144 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के द्वारा इस प्रकार के लिखित में आदेशिका जारी की जाएगी। और ऐसे आदेशिका की तामील सेक्शन 134 में दिए गए प्रोविजंस के अंतर्गत विधिवत तरीके से करवाई जाएगी। तो इसके लिए अभी जैसे 144 लगा दी और इसमें इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए प्रशासन ने कि अगर आप कोई भी धार्मिक जुलूस निकालेंगे तो उससे पहले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति आपको लेनी होगी, और वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो अनुमति देगा वो विभिन्न शर्तों के तहत दे सकेगा आपको। जैसे आप कल के आपने उसमें देखा कि डीजे आप नहीं बजाएंगे, डीजे में अगर आप बजाएंगे तो गाने कौन से बजाएंगे, इनकी भी आप अनुमति लेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ तक रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि आप गाना भी कौन सा बजाओगे, ताकि उससे धार्मिक उन्माद या दूसरे प्रकार के दंगे ना फैल सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से 144 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को, प्रशासन को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई और इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो इस प्रकार के आदेशिका जारी करने की शक्तियां रखते हैं। 144A की तरफ बढ़ते हैं। आयुध शहीद जुलूस या सामूहिक अभ्यास या सामूहिक सशस्त्र प्रशिक्षण में शस्त्र ले जाने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। बस ये जो 144A है ये अमेंडेड है और इसी को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। 144 में हमने देखा कि कोई सशस्त्र या आक्रमण या इस प्रकार की चीज़ नहीं देखने को मिली थी। यहाँ अब चूंकि लोग जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, किसी भी स्थिति में प्रशासन की बात मानने को राजी नहीं होते हैं और वो हथियार लेकर के निकलते हैं, तलवार, चाकू, भाले लेकर के निकलते हैं, कुल्हाड़ी, गंडासे लेकर निकलते हैं, पिस्टल, बंदूक लेकर के निकलते हैं, बम इत्यादि लेकर के निकलते हैं, बारूद से संबंधित पदार्थ लेकर के निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको रोकने के लिए प्रशासन को और अधिक शक्तियां 144A के अंतर्गत प्रदत्त कर दी गई कि जब इस प्रकार का उन्माद जो वो बहुत अधिक एग्रेसिव हो जाए तो उसको किस प्रकार से रोकेंगे। तो जैसा कि इसका टाइटल कहता है कि आयुध शहीद जुलूस या सामूहिक अभ्यास या सामूहिक सशस्त्र प्रशिक्षण में शस्त्र ले जाने का। इसमें दो तीन चीजें और है। सामूहिक जहाँ शस्त्र प्रशिक्षण है, जैसे आपको बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है या पिस्टल चलाना सिखाई जा रही है, इस प्रकार के कई मामले आए बिना किसी धार्मिक लाग लपेट के, किसी धर्म को सपोर्ट किए बिना। मैं कुछ उदाहरण आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे कि प्रवीण तोगड़िया जी विश्व हिंदू महापरिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो त्रिशूल की दीक्षा दिया करते थे। तो राजस्थान सरकार ने उस समय जो वो त्रिशूल दीक्षा पर रोक लगा दी थी। तो इसी प्रकार से बट इसमें एक्सेप्शन है कि सरदारों को एक निश्चित लंबाई तक की कृपाण रखने की छूट है, ऐसे सरदार को, ऐसे सिख को जो कि अमृतधारी है, उसके अतिरिक्त नहीं। केवल ये एक एक्सेप्शन है। बाकी कोई भी व्यक्ति जब 144A लागू कर दी जाती है तो उसमें उल्लेखित हथियार, लाठी, भाटे, तलवार, पिस्टल, बंदूक, बम या बारूद से संबंधित या विध्वंसकारी कोई भी पदार्थ पर
प्रशासन रोक लगा सकता है, उसके प्रशिक्षण पर रोक लगा सकता है, उसके ले जाने पर रोक लगा सकता है, उसके इस्तेमाल पे रोक लगा सकता है। तो कई बार हम देखते हैं, अब देखिए जैसे पाकिस्तान ओरिएंटेड टेररिज्म है और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर चलाए जाते हैं, अभी भी पकड़े जा रहे हैं। 370 हटाने के बाद भी जो वो वहाँ का टेररिज्म जो वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि 370 वहाँ हट गई है, आपसा भी वहाँ लगा हुआ है। तो इन सेक्शंस का इस्तेमाल करके वो इस प्रकार के टेररिस्ट को रोकते हैं कि जहां कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रकार का हथियार पाया गया, मिल गया, तो 145 के अंतर्गत 144 और 144A के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर दूसरी चीजें होगी तो राजद्रोह या इस प्रकार के सेक्शन अतिरिक्त उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो आज केवल हम ये 144 और 144A ही देखेंगे, जिसमें इस प्रकार के आक्रमण और सशस्त्र इत्यादि ले जाने पर प्रतिबंधित किया गया प्रशासन के द्वारा। CRPC जो है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त करती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ें, सीखें। कोई प्रॉब्लम हो इनबॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।